अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। हमारी आज की वीडियो है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम एंजाइम्स है। ये चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होता है। इस चैप्टर में से आपको बोर्ड में लॉन्ग अटैम्प्ट नहीं करना होता है। इस चैप्टर में से सिर्फ आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज ही आते हैं। मेरी आज की वीडियो होगी इस हवाले से कि मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह आप इस चैप्टर में से अपने शॉर्ट क्वेश्चंस ईजीली तैयार कर सकते हैं। मैं आपके साथ अपने कुछ नोट्स शेयर करूँगी, जो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और जिसकी मदद से आप लोग इजीली अपना ये चैप्टर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर सकेंगे। तो जी, ये हमारा पहला टॉपिक है एंजाइम्स के बारे में। हमारे पास फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका जो फर्स्ट पेज है, उसके अंदर जो एंजाइम के मुतल्लिक आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो सारी हेडिंग्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक एक कर कर सारी हेडिंग्स दी गई हैं। सबसे पहले एंजाइम्स वाले चैप्टर में से जो आपको वो क्वेश्चन पूछ सकता है, वो है एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास होते क्या हैं? एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। बेसिकली एंजाइम हमारे पास प्रोटीन होते हैं। Enzymes are the most important group of proteins that are biologically active catalysts and speed up chemical reaction and are specific in action. Enzymes एक बहुत ही important proteins है जो biologically active catalyst होते हैं और ये reaction को speed up करते हैं। ये हमारे reaction में as a catalyst इस्तेमाल होते हैं। Enzymes की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा importance है। Enzyme living organism की life में बहुत ज़्यादा ही importance रखते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, हमारे पास आ जाता है एंजाइम की इम्पोर्टेंस। एंजाइम सबसे पहले जो मेजर फंक्शन है, एंजाइम स्पीड अप अ रिएक्शन। हमारी बॉडी में कोई भी रिएक्शन परफॉर्म होना है, वो एंजाइम के बगैर परफॉर्म नहीं हो सकता। एंजाइम की एग्जांपल में अमाइलेज, लाइपेज वगैरह एंजाइम आ जाते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, ये स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और ये स्पेसिफिक होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक टाइप। अब हमारी बॉडी में एक ही फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। हमारी बॉडी में हर तरह का फंक्शन परफॉर्म होता है और हर तरह के स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन के लिए स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम ज़रूरी होता है। हमारी लाइफ एंजाइम के बगैर इम्पॉसिबल है, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म होना है, वो एंजाइम की मदद से ही परफॉर्म होना है। एंजाइम ने ही हर फंक्शन परफॉर्म करना है। उसके बाद एंजाइम की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बाद आगे इसमें एक कोफैक्टर आ जाता है। कोफैक्टर एंजाइम का ही हिस्सा है। अब आगे हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप डिटेल से मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। अब उसके बाद हमारे पास तीसरी टर्म आ जाती है कोफैक्टर। अब एंजाइम के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब हमने पढ़ा कि एंजाइम प्रोटीन है, लेकिन एंजाइम के साथ एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जो कि उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर की इम्पोर्टेंस क्या है? कोफैक्टर जो होता है वो एक्ट एज अ ब्रिज, यानी कि एक रास्ते के तौर पर काम करते हैं एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान में। सबसे पहले मैं आपको सबस्ट्रेट के बारे में बताते चलूँ। सबस्ट्रेट एक एज अ रिएक्टेंट काम करते हैं जिसके ऊपर एंजाइम ने काम करना होता है। यानी कि ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट जहाँ पर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना है। सबस्ट्रेट एज अ रिएक्टेंट काम करते हैं जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसके जिसके ऊपर एंजाइम ने रिएक्ट करके अपना प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अब जो कोफैक्टर होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और वो सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान, यानी कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान एक्ट एज अ ब्रिज, एक ब्रिज के तौर पर, उनके दरमियान एक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको सबस्ट्रेट के बारे में बताया कि सबस्ट्रेट क्या होता है, कि ऐसा रिएक्टेंट है जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है। तो जो कोफैक्टर होता है वो एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड इट्स सबस्ट्रेट। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है, इट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन विच हेल्प्स इन कैटालाइसिस। ठीक है जी। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट है कि ये कोफैक्टर जो होता है एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी भी इस्तेमाल होते हैं हमारी रिएक्शन में। एज अ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कोफैक्टर की हमारे पास तीन तरह की टाइप्स हो जाती हैं। नंबर 1 है एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर क्या होता है? एक्टिवेटर जो होता है वो डी अटैचेबल पार्ट होता है कोफैक्टर का, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। द डी अटैचेबल पार्ट ऑफ कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर। इट इज इनऑर्गेनिक आयंस और मेटल आयंस, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। एक्टिवेटर में जिस तरह अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में अगर सिर्फ इतना ही लिख देंगे कि डी अटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज एक्टिवेटर,
तो उससे वो आपको 2 नंबर पूरे नहीं देगा। अगर आप बोर्ड में पूरे 2 नंबर सिक्योर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने होंगे और उसके साथ कोई भी डेफिनेशन कुछ भी आपने लिखना है उसमें एग्जाम्पल लिखना बहुत ही मस्ट है, ज़रूरी है। एग्जाम्पल के बगैर आपका कोई भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में आपको 2 नंबर नहीं दिलवा सकता। उसके बाद हमारे पास कोफैक्टर की सेकंड टाइप आ जाती है जो कि है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये जनाब नॉन प्रोटीन पार्ट है और कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, यानी कि ये परमानेंटली अटैच होता है। कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब है कि ये परमानेंटली अटैच होगा। हमने एक्टिवेटर के बारे में पढ़ा कि वो लूजली अटैच होता है, यानी कि वो परमानेंटली अटैच नहीं होता। वो इनऑर्गेनिक नेचर में होता है और ये ऑर्गेनिक होता है। कोफैक्टर की टाइप्स आपको एज अ डिफरेंस में भी आ सकती हैं। ठीक है जी। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, इस कोवलेंटली बॉन्डेड कार्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर और फर्मली अटैच, यानी कि ये परमानेंटली अटैच होते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आ जाता है एफ और हीम ग्रुप। एफ स्टैंड फॉर फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोएंजाइम जो कि कोफैक्टर की थर्ड टाइप है। अब कोएंजाइम इट इज आल्सो द नॉन प्रोटीन पार्ट एंड इट इज लूजली अटैच्ड टू द एंजाइम। दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, रिलेटेड टू vitamins एंड रिप्रेजेंट द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच दे formed। यानी कि ये विटामिन से निकाले जाते हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स। स्मॉल अमाउंट इज नीडेड एज इट इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन। कोएंजाइम की बहुत ही कम क्वांटिटी हमें चाहिए होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये बार बार यूज़ होते हैं। इनके एग्जाम्पल में NAD आ जाता है जिसकी विच स्टैंड फॉर निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये थी इसकी एग्जाम्पल। अब मैं इन तीनों का आपको एक साथ डिफरेंस दिखा देती हूँ जो कि जिससे अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन आए भी डिफरेंस बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम या डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम और एक्टिवेटर, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ कोफैक्टर में कोएंजाइम, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप की तीनों की अलग-अलग हेडिंग बनकर एक साथ मैंने ये डिफरेंस नोट्स तैयार किए थे। ये डिफरेंस आपको गिवन है, आप इसको देख सकते हैं। ये सारी वही चीज़ें जो कि मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो आ सकता है डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम और होलो एंजाइम। यानी कि ये आपको ऐसे भी आ सकता है कि डिफाइन एपो एंजाइम या होलो एंजाइम, ये इन दोनों के बीच ज़्यादातर डिफरेंस ही आते हैं। अब यहाँ पर एपो एंजाइम जो होते हैं, एपो एंजाइम को हम इनकम्प्लीट एंजाइम कहते हैं। एपो का मतलब इनकम्प्लीट होता है और होलो का मतलब कंप्लीट होता है। एपो एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता, यानी कि ये इनके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम नहीं लगा होता और ये ऑर्गेनिक नहीं होते। ये इनकम्प्लीट एंजाइम होते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक ही नहीं होंगे तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं हो सकते। इसी तरह होलो एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर कार्ड होलो एंजाइम। ऐसे एंजाइम जो पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर दोनों चीज़ें रखते हैं उनको हम होलो एंजाइम कहते हैं। दे आर कंसिडर टू बी कंप्लीट एंजाइम और एक्टिवेटेड एंजाइम, क्योंकि ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं तो ये एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एंजाइम के करेक्टरिस्टिक। अब सबसे पहले इसके एक पॉइंट है जिसकी मैंने बारी बारी हेडिंग बना दी है। सबसे पहले एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें। एंजाइम्स आर द ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी कि एज अ स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर के एतबार से ग्लोबुलर होते हैं। उसके बाद बायोकैटलिस्ट दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शन नॉट बीइंग यूज्ड इन इट। अब नॉट बीइंग यूज्ड इन इट का मतलब ये नहीं कि इससे इस्तेमाल नहीं होते एंजाइम, ऑब्वियस सी बात है एंजाइम इस्तेमाल होंगे तो रिएक्शन परफॉर्म होगा। नॉट बीइंग यूज्ड इन इट का मतलब है कि ये ख़त्म हुए बगैर रिएक्शन को कैटलिस्ट करते हैं, यानी कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। ये हमारे रिएक्शन में इस्तेमाल भी होते हैं और ख़त्म भी नहीं होते। उसके बाद एंड प्रोडक्ट, देयर प्रेजेंस डजंट इफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट। यानी कि अब एंजाइम हमारे रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, हमारे रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन और जब तक एंड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बन नहीं जाता तब तक ये हमारी बॉडी में मौजूद रहते हैं और इनकी प्रेजेंस हमारे जो एंड प्रोडक्ट होती है उसकी नेचर और प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है क्वांटिटी। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट अ केमिकल रिएक्शन। हमने चैप्टर की बिगिनिंग में पढ़ा कि एंजाइम्स एज केमिकल को कैटलाइज करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, यानी कि रिएक्शन रेट को बढ़ाते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी क्वांटिटी भी एंजाइम की लें तो वो भी केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। Enzymes are specific in action. Single enzyme catalyze only a single chemical reaction or a group of related reaction. यानी कि इंजाइम अपने एक्शन के एतबार से स्पेसिफिक है। एक काम को हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन परफॉर्म होना है उसके लिए इंजाइम स्पेसिफिक होता है। हर काम के लिए हर इंजाइम स्पेसिफिक होगा। उसके बाद अगला हमारे पास पॉइंट है सेंसिटिविटी। दे आर सेंसिटिव टुवर्ड माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट। ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर इंजाइम की कंसंट्रेशन डिपेंड करती है, यानी कि इंजाइम का रिएक्शन डिपेंड करता है यानी पीएच पे, टेम्परेचर पे और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। इंजाइम इन तीनों चीज़ों के हवाले से सेंसिटिव होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कोफैक्टर। इंजाइम नीड अ कोफैक्टर फॉर अ प्रॉपर फंक्शनिंग। कोफैक्टर के बारे में हमने पहले डिटेल से पढ़ा, कोफैक्टर को पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। उसके बाद कोफैक्टर की टाइप पढ़ी। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, लेकिन ये इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी, दे लोड द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एंजाइम्स हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को भी कम कर देते हैं। ये थे हमारे पास एंजाइम के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम के बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारी हेडिंग है, वो है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब एक्टिव साइट एक ऐसा पोर्शन है एंजाइम का, उसकी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी। ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि कैटालिटिक एक्टिविटी रखता है और जिसके साथ सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना होता है। इट इज़ अ 3 डायमेंशनल कैविटी। इट इज़ ऑफन चेंज फॉर्म बाय स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी कि एक्टिव साइट एंजाइम का वो हिस्सा है जिसके साथ सबस्ट्रेट ने आगे अटैच होना होता है। ये 3 डायमेंशन होती है और ये चार्ज्ड भी होती है। अभी मैं आपके साथ इसकी डायग्राम शेयर करती हूँ, उसके साथ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये रही हमारे पास डायग्राम। ये हमारे पास एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइट है, यानी कि ये एंजाइम का वो पोर्शन है जिसके साथ आगे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है और उसके बाद उसने आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। ये 3 डायमेंशनल होती है और ये इसमें अक्सर औकात चार्ज भी होता है। और ये एक्टिव साइट जो होती है वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। हर एंजाइम के लिए जो भी रिएक्शन परफॉर्म होना होता है उसके लिए हर एक्टिव साइट एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनेगी। उसके बाद हमारे पास एक्टिव साइट के रीजन्स आ जाते हैं। हमारे पास 2 रीजन है एक्टिव साइट की, एक है बाइंडिंग साइट और दूसरी है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट जो होती है उसका मेजर फंक्शन होता है वो हेल्प इन रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट की आइडेंटिफिकेशन और रिकॉग्नाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इट आल्सो हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट, एक्टिवेट द कैटालिटिक साइट, हेंस ES कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, यानी कि हमारा एंड सबस्ट्रेट इसकी मदद से बनता है। बाइंडिंग साइट जब सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट के साथ अटैच होने वाला होता है, बाइंडिंग साइट जो है हमारे सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, पहचानती है कि ये किस चीज़ का सबस्ट्रेट है। उसके बाद ये बाइंडिंग में भी हेल्प करती है और उसके बाद ये हमारी कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर देती है। अब कैटालिटिक साइट क्या होती है? कैटालिटिक साइट कैटालाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि कैटालाइज करती है, रिएक्शन को स्पीड अप करती है हमारे सबस्ट्रेट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के। यहाँ पर बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट का आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। वो डिफरेंस मैंने इस तरह आपके सामने नोट्स की सूरत में आपको दे दिया है, जिसकी मदद से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बाइंडिंग साइट हेल्प द एंजाइम रिकॉग्नाइजेशन, इट प्रोड्यूस एन ES कॉम्प्लेक्स और इट कैन आल्सो डू मिस्टेक एंड बाइंड इनहिबिटर, यानी कि बाइंडिंग साइट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इनहिबिटर के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। इनहिबिटर जो होता है वो उसकी जो शेप होती है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट की तरह की होती है, तो बाज़ औक़ात बाइंडिंग साइट जो है वो मिस्टेक कर देता है और सबस्ट्रेट की जगह इनहिबिटर को साथ बाइंड कर लेता है। अब कैटालिटिक साइट में हम क्या लिखेंगे? इट चेंज द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट, फॉर्म एंजाइम एंड प्रोडक्ट, इट कांट डू मिस्टेक ओनली इन एक्टिव व्हेन ओरिजिनल सबस्ट्रेट इज अटैच, यानी कि ये सिर्फ तभी एक्टिव होगी जब ओरिजिनल सबस्ट्रेट अटैच होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ एंजाइम्स। देयर आर 2 मॉडल्स ऑफ एंजाइम, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल एमिल फिशर ने 1890 में प्रपोज किया था। इस मॉडल के मुताबिक जो स्पेसिफिक की है स्पेसिफिक लॉक, यानी कि एक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की इस्तेमाल की जाती है, एज वेल एज स्पेसिफिक सबस्ट्रेट हैज अ स्पेसिफिक एंजाइम, यानी कि उसका कहना ये था कि जिस तरह एक लॉक स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी की ज़रूरत होती है, इसी तरह किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है।
और उसके बाद उसने ये भी कहा कि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की वो रिजिड होती है और नो मॉडिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक्टिव साइट जैसी होती है वो वैसी ही रहेगी, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। हमारी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो चेंज नहीं हो सकती। उसके बाद 1959 में खोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल जो है प्रपोज किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि सबस्ट्रेट कंबाइंड विद एंजाइम इट इंड्यूस द चेंज इन एंजाइम का स्ट्रक्चर, यानी कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ आकर एक्टिव साइट में अटैच होता है तो वो उसको एक्टिव साइट को चेंज कर देता है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा सबस्ट्रेट होगा आगे उसको एक्टिव साइट भी वैसी ही मिलेगी। जब सबस्ट्रेट किसी और तरह का आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वो एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर सकती है, यानी कि उसके मुताबिक एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती और वो मॉडिफिकेशन भी रखती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है। ये हमारे पास लोक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल में डिफरेंस था। ये चार चार पॉइंट्स का डिफरेंस है। अगर आप ये चारों पॉइंट्स लिखेंगे तभी आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद जी हमारे पास अगला टॉपिक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि वो फैक्टर जिनके ऊपर एंजाइम एक्शन डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन, यानी कि किसी भी रिएक्शन में एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या मैटर करती है। एंजाइम कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एंजाइम की कंसंट्रेशन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड डायरेक्टली ऑन द अमाउंट ऑफ एंजाइम, यानी कि अमाउंट की एंजाइम कंसंट्रेशन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर हम एंजाइम के अमाउंट्स को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रेट भी डबल हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, दूसरा है लिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर अनलिमिटेड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा तो अमाउंट ऑफ एंजाइम इंक्रीज करेंगे तो टू फोल्ड, यानी कि जितना अगर हम डबल एंजाइम की अमाउंट करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हमारा रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर हमारे पास लिमिटिंग कंसंट्रेशन होगी तो जितने हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी ऑब्वियस सी बात है उतने ही हमारे पास फिर प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट जाकर एक्टिव साइट में अटैच होंगे उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेम्परेचर, जो कि तीसरा फैक्टर है। टेम्परेचर भी एंजाइम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उसके साथ एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। अब इस टॉपिक में हर एंजाइम जो होता है वो डिफरेंट टेम्परेचर पर वर्क करता है। हर एंजाइम के काम करने का टेम्परेचर डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारी बॉडी इसी टेम्परेचर पे काम करेगी। अब इस टॉपिक में आपके पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, वो है डीनेचर। इफ द वाइब्रेशन बिकम टू वायलेंट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी इज लॉस्ट एंड एंजाइम इज सेड टू बी डीनेचर, यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, बिकॉज हमने पढ़ा कि एंजाइम इज़ अ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, अगर हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कर देंगे तो उसका जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होगा वो खो जाएगा और जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, यानी कि एंजाइम काम करना छोड़ देगा। उसके बाद हमारे पास चौथा फैक्टर है वो है पीएच वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा गया है कि स्लाइट चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड एट द एक्टिव साइट, मोरएवर इट मे इफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो पीएच को चेंज करने से भी अफेक्ट होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया है, ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। सबसे ज़्यादा एंट्रोकाइनेज की ऑप्टिमम पीएच दी गई है। ऑप्टिमम पीएच का मतलब ऐसी पीएच जिसके ऊपर इजीली एंजाइम हमारी बॉडी में एफिशिएंटली वर्क कर सके। जिस तरह हमारी बॉडी को ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री है, हमारी बॉडी 37 डिग्री पर इजीली बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इसी तरह एंजाइम की भी डिफरेंट एंजाइम की डिफरेंट पीएच वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर हमें एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, साथ उनकी पीएच वैल्यू गिवन है और ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है। उसके बाद जी हमारे चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है इनहिबिटर। अब इनहिबिटर क्या होता है? इनहिबिटर एक ऐसा केमिकल सबस्ट्रेट है जो कि एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। हमने यही पढ़ा कि सबस्ट्रेट एक ऐसा रिएक्टेंट है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है,
लेकिन इनहिबिटर एंजाइम के साथ रिएक्ट तो करेगा सब्सट्रेट की जगह पर, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, यानी कि हमारी कैटालिटिक एक्टिविटी को रोक देगा। ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा टेम्परेरी और परमानेंटली। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। यानी कि इनहिबिटर एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो सब्सटेंस है जो सबस्ट्रेट की जगह एंजाइम के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब इनहिबिटर की एग्जांपल में हमारे पास पॉइजन्स आ जाती हैं, साइनाइड आ जाती हैं, एंटीबायोटिक्स और एंटी मेटाबॉलिटिक्स एंड सम अदर ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास इनहिबिटर्स की दो टाइप्स आ जाती हैं, वो है इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे इनहिबिटर्स दैट चेक द रिएक्शन रेट बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट एंड डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर चेक का मतलब है स्टॉप करना, यानी कि ये ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं एक्टिव साइट पर ऑक्युपाई करके। और हमारे जो एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, कोई भी इनहिबिटर जब भी हमारे एंजाइम की रिएक्शन को रोकता है तो सबसे पहले उसके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि अब अगर आप किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो काम नहीं कर पाएगा। तो जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं वो ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो कि रिएक्शन को स्टॉप करते हैं। अब इनहिबिटर का मतलब क्या है, स्टॉप करना। तो इरिवर्सिबल उसी की टाइप है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे इनहिबिटर हैं जो कि एंजाइम के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं, एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर देते हैं और इसी तरह वो रिएक्शन को रोक देते हैं। एक्टिव साइट को हमारे पास अगला सवाल आ जाता है कि वो एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कैसे करते हैं। दे ऑक्युपाई द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग they occupy the active site by forming covalent bond or may physically block the active site, यानी कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाकर हमारी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। अब इसी तरह हमारे पास इसकी दूसरी टाइप आ जाती है, वो है रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं। वीक लिंकेज हमने इरिवर्सिबल इनहिबिटर में पढ़ा कि वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप करते हैं, लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिटर जो होते हैं वो एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं और देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज कंप्लीटली और पार्शली बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि हम इनहिबिटर्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कंप्लीटली और पार्शली भी बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। उसके बाद रिवर्सिबल इनहिबिटर की हमारे पास दो टाइप आ जाती हैं, एक है कम्पिटिटिव इनहिबिटर और एक है नॉन कम्पिटिटिव। अब हमारे पास सबसे पहले है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद सबस्ट्रेट, compete with substrates selected by binding site but are not able to activate the catalytic site due to which product is not formed। अब हमने जब शुरू में बाइंडिंग साइड और कैटालिटिक साइड के बारे में पढ़ा तो वहाँ पे हमने बाइंडिंग साइड में एक पॉइंट पढ़ा था कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो अपनी स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की वजह से सेलेक्ट हो जाते हैं बाइंडिंग साइट, क्योंकि मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन जो कैटालिटिक साइट होता है वो मिस्टेक नहीं करता। जो हमारे पास एक प्रॉपर सबस्ट्रेट होता है वो अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है, उसके बाद ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर में उन्होंने यही बताया है कि वो सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी की वजह से सेलेक्ट तो हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि ये एक्टिवेट ही नहीं कर सकते कैटालिटिक साइट को। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं। एग्जाम्पल है ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर का मैकेनिज्म है कि कैसे कम्पिटिटिव इनहिबिटर वर्क करते हैं। हमारे पास सेकेंड टाइप है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होते हैं वो enzyme they form enzyme inhibitor complex at a point other than active site, यानी कि वो एंजाइम इनहिबिटर को जो कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अदर देन एक्टिव साइट के अलावा, और दे कैन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, यानी कि जो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को कोई भी जो है उनकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर ये स्पेसिफिसिटी रखते हैं कि वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, due to which it genuine substrate bind the active site fails to catalyze into product। ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल है जो कि हमारे पास बुक में गिवन नहीं है। एटीपी प्लस फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज प्लस फ्रुक्टोज, ये हमारे पास नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की एग्जांपल आ जाती है।
उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मैंने इस वीडियो के ज़रिए आपको इस चैप्टर के हवाले से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं नोट्स के थ्रू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।